हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं EAMRS की जो न्यू वैकेंसी आई है उसकी PGT हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही जो PGT हिस्ट्री का जो कंप्लीट कोर्स है वो यूट्यूब पे आपको फ्री अवेलेबल करवाने वाले हैं हम। और यह कोर्स कब अपलोड होगा, कितने दिन में पूरा होगा, इसके क्लास नोट कहाँ से डाउनलोड करें, इन सब की जानकारी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखें। और अब हम चर्चा करते हैं PGT हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर। देखिए, जो PGT हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें विश्व इतिहास के 7 टॉपिक दिए हुए हैं और भारतीय इतिहास के 12 टॉपिक हैं, जिसमें से 4 टॉपिक प्राचीन भारत के इतिहास के हैं, 4 हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के और 4 हैं आधुनिक भारत के इतिहास के। तो सबसे पहले हम इन जो 7 टॉपिक दिए हुए हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं और फिर हम भारत के इतिहास के ऊपर डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वह है लेखन कला और शहरी जीवन। देखिए, लेखन कला और शहरी जीवन ये जो टॉपिक है ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता से, जो वर्तमान में इराक गणराज्य में स्थित है और इसका जो टाइम पीरियड है ये लगभग 3000 ईसा पूर्व है। मेसोपोटामिया में ही सबसे पहले लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी इन्होंने लेखन कला और शहरी जीवन रखा है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है शहरों का विकास कैसे हुआ, प्रारंभिक जो शहरी समाज थे उनकी प्रकृति कैसी थी, साथ ही लेखन कला के उपयोग पर इतिहासकारों का क्या दृष्टिकोण है, वो सब इस टॉपिक में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। देखिए, जो 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य है ये प्रदर्शित करता है रोमन साम्राज्य को। रोमन साम्राज्य जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था, इसीलिए इस टॉपिक का जो नाम रखा है वह है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। ये 27 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक था और इसमें आपको पढ़ना है राजनीतिक विकास रोमन साम्राज्य का, उसका आर्थिक विकास पढ़ना है, धार्मिक और सामाजिक आधार पढ़ना है, परवर्ती पुराकाल जो उसके 3री से 4थी शताब्दी के बाद का जो काल है वो पढ़ना है, साथ ही दास्ता पर इतिहासकारों का क्या दृष्टिकोण है वो सब पढ़ना है 3 महाद्वीपों में फैले साम्राज्य में। थर्ड टॉपिक है यायावर साम्राज्य। इसमें पढ़ना है हमें मंगोल साम्राज्य जो 13वीं से 14वीं शताब्दी तक था। इसमें पढ़ना है हमें यायावर या मंगोल साम्राज्य की प्रकृति पढ़नी है, इन्होंने साम्राज्य का गठन किस प्रकार से किया वो पढ़ना है, इनकी विजय और अन्य राज्यों के साथ इनके संबंध पढ़ने हैं, साथ ही यायावर साम्राज्य और राज्य गठन पर इतिहासकारों के क्या दृष्टिकोण है ये सब पढ़ना है हमें यायावर साम्राज्य वाले टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है 3 वर्ग। देखिए, 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी यूरोप में जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। 2 उच्च वर्ग थे जिनमें से पहला आ जाता है पादरी, दूसरा आ जाता है अभिजात वर्ग और तीसरे वर्ग में आ जाते हैं किसान, स्वतंत्र और बंधक आ जाते हैं। इसके अंतर्गत पढ़ना है हमें सामंतवाद और उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, उस समय के राज्य गठन के बारे में पढ़ना है, चर्च और समाज के मध्य में क्या संबंध थे वो सब पढ़ना है हमें, साथ ही सामंतवाद के पतन पर इतिहासकारों का क्या दृष्टिकोण है ये सब इस टॉपिक के ऊपर हमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ये है यूरोप के 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य में है, जब में यूरोप में पुनर्जागरण की जो अवधारणा थी वो आई थी और यहीं से शुरू हो जाता है आधुनिक विश्व का इतिहास। आधुनिक विश्व का इतिहास यहीं से शुरू होता है और इसके अंतर्गत पढ़ना हमें साहित्य कला पर नवीन विचार और उनकी नवीन अवधारणा पढ़नी है और पूर्व के विचारों के साथ उनके क्या संबंध है वो पढ़ने हैं, साथ ही इसमें पश्चिमी एशिया का क्या योगदान रहा वो पढ़ना है और यूरोपीय पुनर्जागरण की अवधारणा पर इतिहासकारों का क्या दृष्टिकोण है ये सब हमें बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं नामक जो टॉपिक है उसमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है मूल निवासियों का विस्थापन। देखिए, मूल निवासियों का जो विस्थापन है ये 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य में जब उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जब यूरोप वासी आए थे और यहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनी स्थापित की थी, अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, उसके संबंध में है। तो उन्होंने किस प्रकार से मूल निवासियों का विस्थापन किया उसके संबंध में है। इसमें जो पहला टॉपिक है वह है उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय उपनिवेशवाद के ऊपर है। सेकंड है वाइट सेटलर अर्थात जो सफेद आदिवासी उनके समाज के गठन के संबंध में है। मूल निवासियों का विस्थापन कैसे हुआ और उन्होंने पतन कैसे किया उसके ऊपर पढ़ना है। मूल निवासियों की आबादी पर यूरोपीय जो बंदोबस्त के प्रभाव है उन पर इतिहासकारों के क्या दृष्टिकोण है ये सब हमें इस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है आधुनिकरण के रास्ते। इसमें हमें पूर्वी एशिया के संबंध में पढ़ना है, खास करके जापान और चीन के बारे में। 19वीं सदी से और 20वीं सदी के मध्य में जापान में सैन्यकरण और आर्थिक विकास कैसे हुआ उसके संबंध में पढ़ना है। चीन और जो कम्युनिस्ट विकल्प है अर्थात चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन किस प्रकार से आया वो सब पढ़ना है हमें और आधुनिकरण के अर्थ पर इतिहासकारों की जो बहस है वो सब हमें इसमें पढ़नी है।
अब बात करेंगे हम भारत के इतिहास की, जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में 4 टॉपिक दिए हुए हैं। सिलेबस के अनुसार देखें तो ईंट, मनके और अस्थियां, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में इन्होंने चर्चा की है। और दूसरा टॉपिक है राजा, किसान, नगर। तीसरा है बंधुत्व, जाति और वर्ग। और चौथा टॉपिक है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो इन सबको हमें पढ़ना है। प्राचीन भारत का जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें ये सारे टॉपिक आते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें पाषाण काल नहीं दिया हुआ है, ताम्र पाषाण काल नहीं दिया हुआ है, वैदिक समाज नहीं दिया हुआ है और गुप्तोत्तर काल नहीं दिया हुआ है। ये सब टॉपिक हमारे यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो पहला टॉपिक दिया हुआ है वह दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता, जो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य में थी। और इस टॉपिक का नाम है यहाँ पर ईंट, मनके और अस्थियां। उसके बाद में आ जाता है महाजनपद काल आ जाता है, जो कि 600 ईसा पूर्व में शुरू होता है और ये 322 ईसा पूर्व तक चलता है। उसके बाद में मौर्य काल आ जाता है, जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के मध्य तक रहता है। फिर मौर्योत्तर काल आ जाता है, जो 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक रहता है। फिर उसके बाद में आ जाता है गुप्त काल, जो 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक रहता है। तो ये जो काल है 600 ईसा पूर्व से लेकर और 550 ईसा पूर्व तक, यही सब पढ़ना है हमें इन बाकी के 3 टॉपिक में। देखिए, हम समझने का प्रयास करते हैं। राजा, किसान और नगर, ये जो टॉपिक दिया हुआ है ये दिया हुआ है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में दिया हुआ है, जो हमें पढ़नी है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, जिसमें हमें ये सारे टॉपिक आ जाते हैं महाजनपद काल से लेकर गुप्त काल तक। वो सब हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है उसमें पढ़ना है हमें 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की जो आरंभिक समाज था उसके बारे में पढ़ना है। 4 टॉपिक में हमें पढ़ना है 600 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईस्वी तक हमें पढ़ना है सांस्कृतिक विकास, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें 600 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईस्वी तक का इतिहास को हमें पढ़ना है, जिसमें आ जाते हैं महाजनपद काल आ जाते हैं, मौर्य काल आ जाते हैं, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल आ जाता है। अब हम इसका जो प्रत्येक टॉपिक है उसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। और इसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक है वह है ईंट, मनके और अस्थियां। इसमें पढ़ना है हमें हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पढ़नी है, जो लगभग 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का जो इतिहास है वो हमें पढ़ना है। इसमें जो पहला टॉपिक दिया हुआ है पढ़ना है व्यापक अवलोकन, जो प्रारंभिक शहरी केंद्र है। देखो, सबसे पहले जो नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था वो हड़प्पा सभ्यता में हुआ था, तो वो पढ़ना हमें। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई इसकी कहानी पढ़नी है। और एक प्रमुख स्थल जिसमें बात कर रहे हैं हम मोहनजोदाड़ो की बात कर रहे हैं, उस पर विशेषज्ञ की क्या रिपोर्ट है वो सब हमें इस टॉपिक में कवर करना है। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है राजा, किसान और नगर। इसमें पढ़ने में जो आरंभिक राज्य का गठन हुआ, जैसे मगध जैसे राज्यों का गठन हुआ और उसकी अर्थव्यवस्था, ये पढ़नी हमें 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। अर्थात इसमें हमें पढ़ना है कि मौर्य काल से गुप्त काल का जो राजनीतिक और आर्थिक विकास कैसे हुआ, साथ ही इनके जो शिलालेख और जो लिपि मिली हमें अशोक के अभिलेखों से, और साथ ही राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की समझ में किस प्रकार से बदलाव आया वो पढ़ना है हमें। साथ ही जो अशोक के जो शिलालेख हैं और गुप्तकालीन जो भूमि अनुदान है, जिसमें जो ताम्रपत्र अभिलेखों में लिखी हुई है, उसके संबंध में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसमें जो हमें आरंभिक समाज है अर्थात 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का जो काल है उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसमें पढ़ना है हमें समाज के बारे में, अर्थात वही महाजनपद काल से लेकर गुप्त काल तक। इसमें हमें पढ़ना है जो सामाजिक इतिहास है उसमें महाभारत का प्रयोग कैसे किया है। साथ ही जाति, वर्ग, बंधुत्व और लिंग सहित सामाजिक इतिहास के मुद्दे हैं, उन पे हमें चर्चा करनी है। महाभारत का प्रसारण और प्रकाशन के संबंध में पढ़ना है। साथ ही विशेषज्ञ की बात करें तो महाभारत से ये दर्शाता है कि इतिहासकारों द्वारा इसका उपयोग कैसे किया गया, वो सब हमें इसमें टॉपिक में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें पढ़ना हमें सांस्कृतिक विकास पढ़ना है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का। और इसमें खासकर पढ़ना है हमें बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में, जो आ जाता है सांची का स्तूप। इसके अतिरिक्त हमें वैदिक धर्म, जैन धर्म, वैष्णव मत, शैव मत के भी जो धार्मिक इतिहास है उसकी भी एक संक्षिप्त समीक्षा हमें पढ़नी है। लेकिन जो फोकस रखना है वो रखना है बौद्ध धर्म पे। खोज का इतिहास पढ़ना है सांची के स्तूप से संबंधित। और साथ ही विशेषज्ञ की बात करें तो सांची से मूर्तियों का पुनरुत्पादन कैसे हुआ, ये सब पढ़ना है हमें इस टॉपिक में। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास में टोटल टॉपिक दिए हुए हैं 4, जिसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है यात्रियों के नज़रिए, जिसमें हमें समाज के बारे में उनकी जो समझ है यात्रियों की वो पढ़नी है 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक। और यहाँ पर जो मुख्यतः जो यात्री हैं वो हैं एल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर, इनके बारे में पढ़ना है।
इनके बारे में हमें पढ़ना है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जो रूपरेखा, जैसे कि वे यात्रियों के वृत्तांत कैसे दिखाई देते हैं। साथ ही लेखन कला के इतिहास की बात करें तो उन्होंने कहाँ की यात्रा की, क्या लिखा और किसके लिखा, इस पर हमें चर्चा करनी है। और मुख्यतः इस पर जो हमें चर्चा करनी है वो अलबरूनी जो विदेशी यात्री हैं, इब्न बतूता हैं और फ्रांसवा जो बर्नियर है, उन्होंने भारत के संदर्भ में क्या लिखा, उनके समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, तो उसी यात्री नजरिए की यहाँ पर चर्चा करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भक्ति और सूफी परंपराएं। ये जो धार्मिक विश्वास में जो बदलाव आया था 8वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य, उसकी चर्चा करनी है। जिसमें व्यापक अवलोकन की बात करें तो इस काल में संतों के जो धार्मिक विकास की रूपरेखा है वो पढ़नी है हमें। भक्ति और सूफी विचार और अभ्यास का हमें अध्ययन करना है। प्रसारण के इतिहास की बात करें तो भक्ति और सूफी रचनाएं कैसे संरक्षित की गई उसके बारे में पढ़ना है। साथ ही चयनित भक्ति सूफी कार्यों का उद्धरण, उसके बारे में हमें सब पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है एक साम्राज्य की राजधानी, जिसमें हमें चर्चा करनी है विजयनगर की। इस राज्य की जो स्थापना है वह की थी हरिहर और बुक्का द्वारा। हरिहर और बुक्का द्वारा, दो भाइयों के द्वारा इस राज्य की स्थापना की थी। तो उसके संबंध में हमें पढ़ना है कि जो नई वास्तुकला हमें मिली है हम्पी में, उसके बारे में पढ़ना है। जिसमें विजयनगर काल के दौरान नए भवनों की रूपरेखा, मंदिर, दुर्ग, सिंचाई की सुविधा, उन सब के बारे में पढ़ना है। वास्तुकला और राजनीतिक प्रणाली के मध्य में क्या संबंध थे उनके बारे में पढ़ना है। साथ ही हमें पढ़ना है हम्पी की खोज कैसे हुई, इसका विवरण हमें पढ़ना है। और विशेषज्ञ की बात करें तो हम्पी में इमारत के क्या दृश्य थे, उसमें विशेषज्ञ की क्या राय है, वो सब हमें इसमें पढ़ना है। और ये टाइम पीरियड रहेगा 14वीं से 16वीं शताब्दी तक का। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वह किसान, जमींदार और राज्य। इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है कि मुगल साम्राज्य के समय में कृषि समाज कैसा था। और इसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि आईने अकबरी में जो लिखा हुआ है कृषि के बारे में मुगल साम्राज्य में, खासकर वही हमें पढ़ना है 16वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य में। देखिए इसमें व्यापक अवलोकन करना है, वो करना है हमें आईने अकबरी में। तो आईने अकबरी ने 16वीं सदी से 17वीं शताब्दी के मध्य कृषकों के मध्य जो संबंध थे, उनकी संरचना कैसी थी, उनको पढ़ना है। इस अवधि के दौरान जो परिवर्तन का पैटर्न था उसको हमें पढ़ना है। खोज के इतिहास की बात करें तो आईने अकबरी के संकलन और अनुवाद का लेखा जोखा हमें पढ़ना है। और इसमें जो मुख्यतः हमें पढ़ना है वो आईने अकबरी से ही पढ़ना है, कृषि समाज के बारे में, जो हमें मुगल साम्राज्य के समय में मिलता है। अब बात करते हैं हम आधुनिक भारत के इतिहास की। तो देखिए आधुनिक भारत के इतिहास में भी 4 टॉपिक दिए हुए हैं, तो प्रत्येक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो 4 टॉपिक दिए हुए हैं, सबसे पहला आ जाता है उपनिवेशवाद और देहात, जिसमें सरकारी अभिलेखों का अध्ययन करना है। इसमें सब जो व्यापक अवलोकन है वह है उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज के बीच में जो आधिकारिक रिपोर्टों के साक्ष्य हैं वो क्या कहते हैं, उसके संबंध में पढ़ना है। साथ ही 18वीं सदी के अंत में जो जमींदार थे, किसान थे और कारीगरों का जीवन कैसा था, उसके संबंध में पढ़ना है। स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली थी, संथाल और पहाड़ियाँ जो जनजातियाँ थी, उनके बारे में पढ़ना है हमें। आधिकारिक रिपोर्ट के इतिहास की बात करें तो ग्रामीण समाजों में आधिकारिक जांच क्यों की गई और किस प्रकार के रिकॉर्ड और रिपोर्ट की तैयारी की गई, इसका सबका लेखा जोखा हमें पढ़ना है। और जो 5वीं रिपोर्ट है उस पर हमें फोकस करना है। अब बात करते हैं विद्रोह और राज की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है। ये 1857 के आंदोलन के समय में पढ़ना है, उसका जो व्याख्यान है उसके बारे में दिया हुआ है। और इसमें हमें जो व्यापक अवलोकन में जो फोकस रखना है वो रखना है लखनऊ पे। इसमें हमें पढ़ना है 1857-58 की घटना पढ़नी है। साथ ही जो एकता का जो हमें दर्शन मिला वो पढ़ना है। इन घटनाओं को कैसे रिकॉर्ड किया गया और कैसे सुनाया गया उसके संबंध में हमें पढ़ना है। विशेषज्ञ की रिपोर्ट में हमें 1857 की जो तस्वीरें हैं उनकी बातें करनी है। इसके साथ ही हमें जो उस समय की समसामयिक वृत्तांतों का जो उदाहरण है वो सब हमें इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए महात्मा गांधी की 3 प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन रहे थे। पहला था असहयोग आंदोलन, दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन्हीं सभी के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें से हमें जो फोकस रखना है वो रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके आगे के इतिहास पर। साथ ही हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन जो 1918 में हुए, गांधीवादी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे और उनके नेतृत्व की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। हमें जो फोकस रखना है वो रखना है महात्मा गांधी और उसके जो 3 आंदोलन हुए, ये जो 3 आंदोलन है असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो आंदोलन, उस पर चर्चा करनी है। साथ ही जो उनके अंतिम दिन है फाइनेस्ट आवर के रूप में, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। विशेषज्ञ की बात करें तो अंग्रेजी और भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र हैं, इसके अलावा जो अन्य समसामयिक जो लेखन की रिपोर्ट है उन सब का अध्ययन भी हमें इसमें करना है।
और जो अंतिम टॉपिक दिया हुआ है वह है संविधान का निर्माण, कि किस प्रकार से एक नए युग की शुरुआत हुई, उसका व्यापक सीमावलोकन करना है हमें। संविधान का निर्माण के बारे में हमें चर्चा करनी है मुख्यतः। स्वतंत्रता और फिर नया जो राष्ट्र का निर्माण हुआ उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। संविधान के निर्माण के ऊपर चर्चा करनी है। फोकस रखना है हमें, संविधान सभा की जो बहस है उस पर हमें फोकस रखना है। यही विशेषज्ञ की रिपोर्ट है। ये था आपका जो पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी जो हिस्ट्री है उसका सिलेबस दिया हुआ है, जिसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है खास आप लोगों के लिए। ये पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस था जो आपने देखा। अब हम चर्चा करते हैं कि कोर्स कब अपलोड होगा। जो यूट्यूब पे आपको जो फ्री में क्लासेस मिलेंगी वो कब अपलोड होंगी। तो देखिए, पहली जो क्लास है वो आपको 9 अगस्त को मिल जाएंगे और उसके निश्चित अंतराल के बाद में आपको वीडियो मिलते रहेंगे, क्लासेज अपलोड होती रहेंगी। सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में जो क्लासेज आएंगी वो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर आएंगी। और ये कोर्स है, ये कंप्लीट रूप से 11th और जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उन पर बेस्ड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर्स कब तक कंप्लीट होगा। देखिए, कोर्स है, हम कोशिश करेंगे कि जो एग्जाम डेट है आपकी उससे 1 मंथ पहले कोर्स को कंप्लीट करवा दिया जाए, ताकि आपको रिवीजन का पूरा मौका मिल सके। और इस कोर्स के जो भी क्लास नोट्स होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा उसके तुरंत बाद में उसके क्लास नोट्स है उसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और यदि आपका इस वैकेंसी से संबंधित या इस कोर्स से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पर हम हिस्ट्री से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।